हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 और पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स 1, 2 एंड 3 पार्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट ओनली। है ना, मीना जो है, मीना एक पर्सन है। ठीक है, मीना है एक पर्सन, मीना। और शी वेंट्स टू बैंक। कहाँ जाती है वो? बैंक में जाती है। उसको विड्रॉ करना है कितना? 2000 रुपीज़ विड्रॉ करना है। ठीक है, 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए वो बैंक में जाती है और वो कैशियर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे 50 रुपीज़ की नोट और 100 रुपीज़ की नोट ही दी जाए खाली। है ना, शी डोंट वांट 500 रुपीज़ नोट। है ना, उसको 500 की और 2000 वाली नोट नहीं चाहिए। उसे कौन सी नोट चाहिए? 50 रुपये और 100 रुपये वाली नोट चाहिए। ठीक है, 2000 रुपये उसे विड्रॉ करने। ठीक, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। जो बैंक का कैशियर था उसने मीना को इन टोटल कितने नोट्स दिए? 25 नोट्स दिए। है ना, इस 2000 के लिए उसने मीना को कितने नोट्स दिए? 25 नोट्स दिए। ठीक, अच्छा, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। आपको बताना है कि कितने नोट उसे 50 रुपए के मिले, कितने नोट उसे 100 रुपए के मिले। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। देखिए, मीना बैंक में जाती है, वो कहती है कि कैशियर को कि उसे 2000 रुपये चाहिए और कैशियर को रिक्वेस्ट करती है कि जो ये 2000 रुपये आप दीजिए मुझे, वो 50 रुपये और 100 रुपये 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ की करेंसी नोट में दीजिएगा। जो कैशियर है उसने टोटल 2000 रुपीज़ दिए उसे और 2000 रुपीज़ में उसे 25 नोट्स मिले। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने नोट्स 50 रुपीज़ के थे और कितने नोट्स 100 रुपीज़ के थे। तो हमें पता है क्या कि उसे कितने रुपीज़ 50 रुपीज़ के नोट मिले? है ना, कितने नोट्स उसे 50 रुपीज़ के मिले? क्या हमें पता है? नहीं पता है। कितने नोट उसे 100 रुपीज़ के मिले? हमें पता है? नहीं पता है। ये दो चीज़ें हमें नहीं पता है। इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट कर लिया हमने, लेट कि मीना को 50 रुपीज़ के एक्स नोट्स मिले हों। ठीक है, एक्स नोट्स, और 100 रुपीज़ के उसे वाई नोट्स मिले। क्लियर है? बात समझ में आई? भाई हमें नहीं पता कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले, 100 रुपए के कितने नोट मिले, तो हमने मान लिया कि 50 रुपए के एक्स नोट मिले और 100 रुपए के उसे वाई नोट्स मिले। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि उसे टोटल कितने नोट्स मिले हैं? 25 नोट्स मिले। तो एक्स नोट जो 50 रुपए के मिले, वाई नोट जो 100 रुपीज़ के मिले, ये एक्स और वाई का सम पहली कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एक्स प्लस वाई ये 25 के बराबर होगा या नहीं? किसी को इस चीज़ में कंफ्यूजन है क्या? देखिए, 50 रुपए के एक्स नोट उसे मिले, हमने मान लिया। 100 रुपए के वाई नोट्स मिले, हमने माना। और टोटल बैंक के कैशियर ने उसे 25 नोट्स दिए थे, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 25। पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उसे टोटल कितने रुपीस मिले हैं? 2000 रुपीज मिले। है ना, अच्छा, x नोट मिली 50 रुपीज की, तो जो 50 रुपीज वाली नोट है उनका टोटल जो वैल्यू है वो कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर x को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 रुपीज़ की नोट की टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 50x। है ना, 100 रुपीज़ की नोट y नोट्स मिले, y इंटू 100 या 100 इंटू वाई करेंगे तो इस 100 रुपीज़ वाले नोट की टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 100y। अच्छा, इन दोनों का सम देखिए, 500 रुपए की जो 50 रुपए की जो नोट है उसके जो टोटल वैल्यू है वो इतनी है,
100 रुपीज़ वाली नोट की टोटल वैल्यू इतनी है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, जितना उसने बैंक से विड्रॉ किया, दैट इज इक्वल टू 2000। तो आप लिखेंगे 50x प्लस 100y सॉरी 50x प्लस 100y, ये किसके बराबर है, जितना उसने टोटल विड्रॉ किया, दैट इज 2000। क्लियर है? ये हमारी कंडीशन नंबर 2 है। आप इसे कहेंगे कि ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। ये क्या आया, एक लीनियर इक्वेशन आ गया और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन आ गया इन 2 वेरिएबल्स। यही दो, पहला सबसे पहले क्या चीज थी आपको कि कंडीशन के हिसाब से लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन, वो आपने कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज़ हटा देता हूँ, यहाँ पे ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप चाहें तो इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चाहे तो नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, है ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2000 है, तो पूरे को 50 से अगर डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। मैंने क्या कहा कि डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 50, है ना। पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दीजिए। इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पूरी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, 50 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 50x डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा, प्लस 100y डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। 50 से 50 कैंसिल हो गया, 50 से 100 2 टाइम्स, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 200 बचा हुआ है, तो 5 से करेंगे तो कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। तो यहाँ बच गया आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई होके मिल गई। मैंने कहा कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है। देखिए करने का फायदा क्या हुआ कि यहाँ भी x मिल गया मुझे, इक्वेशन नंबर 1 में भी x है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, देखिए इक्वेशन 2 और 3 सेम इक्वेशन है ना, सिर्फ नाम इनको अलग दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। इक्वेशन नंबर 2 इज सेम एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, कोई इसमें अंतर नहीं है। आप चाहें तो इस इक्वेशन 2 को यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 को मैंने इक्वेशन नंबर 3 सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो मैंने लिखा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करिए। जो आप यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्शन में, उस पर खास ध्यान रखना है। 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से, लिखा ना, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम किससे, इक्वेशन 3 से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन 3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, है ना। 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 3 से, तो इक्वेशन नंबर 3 लिखा, फिर इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 25 में से 40 में से 25 माइनस होगा, यू विल गेट 15। ठीक है, 2y में से y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, और ये तो कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, 15। और जरा देखिए y क्या थे, 100 के नोट्स हैं, 100 के नोट की टोटल क्या है, नंबर्स हैं, कितने 100 की नोट उसे मिली है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था ना कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स, तो आप कहेंगे 100 रुपीज़ के कितने नोट्स उसे मिले, 15 नोट्स मिले। ठीक, क्लियर। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
1 है ना, 1 में पुट कर दिया तो y 15 है। देखिए x प्लस वाई है ना, x प्लस 15 इज इक्वल टू वॉट 25 है ना, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, देन x विल बी 25 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 10 है। तो 50 रुपीज़ के उसे कितने नोट्स मिले, तो आप कहेंगे सर उसे 10 नोट्स मिले, ठीक है, 10 नोट्स। क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है कि हमने सही कैलकुलेट किया या नहीं, तो देखिए 10 इंटू 50, अगर 10 इंटू 50 आप करें, 10 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 500 है ना, 15 इंटू 100, 15 इंटू 100 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1500, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2000 आता है या नहीं आता है, आ जाता है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है वो क्या कहता है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. Saritha paid 27 for a book kept for 7 days, while Shusi paid 21 rupees for the book kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, बुक देती है लोगों को, है ना, बुक है ना। आप अपने लाइब्रेरी से बुक लेते होंगे, बोरो करते होंगे बुक, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए मिलती है ना, 7 डेज 5 डेज, तो आप तो ऑलरेडी आपके फीस में से ऑलरेडी लाइब्रेरी के चार्जेस गिवन होते हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं देना। लेकिन ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ से आप पैसे दे के बुक को बोरो करते हैं, तो वैसी ही एक ये लाइब्रेरी है जो क्या कर रही है, एक तो उसके पास फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज, ये जो फिक्स चार्ज है वो कितने दिन के लिए है, 3 डेज के लिए, ठीक है, 3 डेज के लिए वो फिक्स चार्ज लेती है। और चार्ज पर डे है, उसके बाद चार्ज पर डे है ना, 3 दिन से ज़्यादा, मतलब 3 दिन तक रखेंगे तो आपको फिक्स चार्ज देना है, और 3 दिन से ज़्यादा जब भी आप रखेंगे तो चार्ज पर डे के हिसाब से देना है, ठीक। अब 2 कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि जो सरीथा है, सरीथा ने जो कितने रुपीस पे किए, उसने पे किए 27 रुपीज फॉर 27 रुपीज फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 7 डेज, है ना, 7 डेज के लिए 27 रुपीज दिए, ठीक है। और सूसी ने कितने रुपीस दिए, 21 रुपीज दिए, 21 फॉर 5 डेज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं है, जरा मुझे एक बार कंफर्म करें। देखिए एक लाइब्रेरी है जो बुक देती है, उस लाइब्रेरी में 3 दिन बुक रखने का एक फिक्स चार्ज है, और उसके बाद अगर बुक आप रखते हैं तो चार्ज पर डे देना पड़ता है, ठीक है। सरिता ने 27 रुपीज़ दिए 7 डेज के लिए, सूसी ने 21 रुपीज़ दिए 5 डेज के लिए। तो इस 7 डेज और 5 डेज में 3 डेज तो फिक्स चार्ज लगा होगा, और बाकी दिन जो एक्स्ट्रा डेज हैं 3 से ज़्यादा, उस दिन में चार्ज पर डे लगा होगा। तो आप मान लीजिए, आप लेट कर लीजिए यहाँ पे, लेट जो फिक्स चार्ज है वो x है, जाहिर सी बात है x रुपीज़ में होगा, और जो चार्ज पर डे है वो y है ना, ये दोनों रुपीज़ में है, ठीक है, दोनों रुपीज़ में है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 7 डेज है ना, 7 डेज, ठीक, 7 डेज जो है सरिता ने बुक रखी है, तो 3 डेज तो फिक्स होगा और बाकी के डेज क्या होंगे, 4 डेज होंगे, ठीक है। ये 5 डेज है तो 3 डेज तो फिक्स हैं, बाकी के डे क्या है, एडिशनल डेज है, ठीक। भाई 7 डेज इसने बुक रखी थी सरिता ने, तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज दिया होगा और बाकी के 4 दिन पर डे का चार्ज दिया होगा। यहाँ पे सूसी ने जो बुक रखी है वो 5 डेज रखी है, तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज दिया होगा,
है ना, 3 दिन का फिक्स चार्ज और 2 दिन का क्या होगा, चार्ज पर डे दिया होगा। क्लियर है। अच्छा, सरिता ने जो ये पेमेंट की है 27 रुपीज़ की, अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो बताइए इस 3 दिन के लिए, ठीक है, इस 3 दिन के लिए सरिता ने, पहली कंडीशन में सरिता के लिए लिख रहा हूं, पहले 3 दिन के लिए तो उसने x रुपीज़ दिए, ठीक है। 4 दिन जो बचे हैं वो y रुपए के हिसाब से दिया होगा, मतलब 4 इंटू वाई दैट इज 4y। ये टोटल कॉस्ट कितने के बराबर है, 27 के बराबर है या नहीं, जरा मुझे बताएं। अच्छा, सेकंड कंडीशन सुसी की है, उसने 21 रुपीज़ पे किए 5 डेज के लिए, तो 5 डेज में 3 डेज तो x रुपीज़ दिए होंगे 3 डेज में, और बाकी के जो 2 दिन बचे हैं उसमें 2 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 21। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने फॉर्म कर ली जो आपको सबसे पहले फॉर्म करनी थी। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताया कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है में एलिमिनेशन मेथड से। इजी है हमारे लिए, जैसा इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है उस हिसाब से इजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, या 2 को सब्सट्रैक्ट करिए 1 में से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इक्वेशन 2 को ही सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। क्या लिखा मैंने, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x माई प्लस 2y इज इक्वल टू 21 में, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में से। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये x x कैंसिल हो गया, 2y 4y और माइनस 2y कितना हो जाएगा, 2y के बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए 27 में से 21 माइनस होगा तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 6। तो 2y बराबर कितना है, 6 के, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 6/2, देन y इज इक्वल टू 3। y क्या आ गया, 3 आ गया। ये जो पर डे चार्ज है ना, ये 3 रुपीज़ है। पर डे क्या चार्ज है, 3 रुपीज़ का चार्ज है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इस चीज को समझने में। अच्छा, आपने एक बार y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। y की वैल्यू अगर आप 2 में पुट करेंगे तो देखिए x प्लस 2 इंटू वाई क्या है, 3 है, दैट इज इक्वल टू 21, ठीक। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6। 21 माइनस 6 करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है जरा बताइए। 21 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यू विल गेट 15, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, 15 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जो ये फिक्स चार्ज है x की जो बात हो रही थी, ये क्या है, ₹15 है। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को समझने में। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन को, और एक्सरसाइज के किसी दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।